हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राहुल सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे आपका फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 जो कि किस पे है, टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फ्लो पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे डिस्कस करेंगे और थर्ड हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ और कुछ हम कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, तो हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फ्लो। Types of material on the basis of types of material on the basis of charge flow। कौन कौन से मटेरियल में आपका चार्ज फ्लो हो सकता है और कौन से मटेरियल में आपका चार्ज फ्लो नहीं होता है। ओके, तो पहला है, हम बात करते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होता है, आपका कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जिसमें आपका फ्रीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्रीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपको वैसे ही पता, कंडक्टर में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो ये यहाँ पे जो इनका मूवमेंट है वो फ्रीली फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा, कंडक्टर में एक और चीज़ है कि जिसमें हम अगर जो चार्ज होता है वो ऑलवेज कहाँ होता है, रिसाइड होता है, एट द सरफेस पे होता है चार्ज। इसमें एक नोट का पॉइंट है, चार्ज इज always present at the surface। ठीक है, अगर आपने मान लो किसी मटेरियल में, आपने मान लो कंडक्टर में ही आपने क्या किया, चार्ज को किसी तरह जबरदस्ती अंदर ढकेल भी दिया, तो तब भी क्या होगा, चार्ज क्या होगा आपका, कहां पे आके प्रेजेंट हो जाएगा, सरफेस पे। कैसे, देखो, मान लो मेरे पास एक ये सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, कंडक्टर, मैंने इसमें मान लो आपका चार्ज मैंने इसमें डाला, चार्ज इसमें डाला मैंने, लेट सपोज मैंने इसमें जबरदस्ती चार्ज डाला, आपका मान लो निगेटिव चार्ज इसमें जबरदस्ती, लेट सपोज ये निगेटिव चार्ज इसमें जबरदस्ती हमने डाला। अब होगा क्या, निगेटिव निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव के बीच में इंट्रैक्शन कैसा होता है, बोलो कैसा होता है इंट्रैक्शन, दैट इज रिपल्शन होता है। तो रिपेल होते 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 ये कहाँ पे पहुंच जाएंगे, आपके इनके सरफेस पे आ जाएंगे। क्या सरफेस से बाहर जा सकते हैं चार्ज? नहीं, क्योंकि सरफेस से बाहर वो चार्ज नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना, कि जो चार्ज होता है वो इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास होता है। चार्ज हमेशा किसके साथ होगा, मास के साथ होगा। तो सरफेस पे तो उसको मिल रहा है मास, क्या इससे बाहर जा पाएगा और रिपेल होते हुए? नहीं, हवा में तो थोड़ी ना उड़ेगा चार्ज। हाँ, हमेशा क्या होगा, आपका चार्ज किसके साथ होगा, मास के साथ होगा। तो ये रिपेल करते हुए मैक्सिमम कहाँ रिपेल करते करते मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, ये इनके सरफेस पे। तो इसलिए लिखा गया कि चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट एट दी सरफेस पे। तो आपने जबरदस्ती अगर चार्ज डाल भी दिया तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, आपके लेट सपोज आपके इनके सरफेस पे आ जाएंगे। ओके, तो ये आपका एक है, पहला आपका मटेरियल है दैट इज अ कंडक्टर, जहां पे फ्रीली फ्लो ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा है आपका इंसुलेटर।
दूसरा है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, आपका नेग्लिजिबल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इंसुलेटर में नेग्लिजिबल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना के बराबर इसमें इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर कैसा मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जिसमें आपका फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इंसुलेटर कैसा होता है मटेरियल, आपका नेग्लिजिबल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। ओके, इसको क्लीन कर देते हैं। हम किन किन मेथड से, है ना, किसी भी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो पहला मेथड है आपका कंडक्शन। तो कंडक्शन एक क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड होता है। कंडक्शन कैसा है, एक डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक, मान लेते हैं, एक चार्ज बॉडी होगी और एक क्या होगी, आपकी अनचार्ज बॉडी होगी। इट मीन्स न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक आपकी चार्ज बॉडी। ठीक है, ये हमारे यहाँ चार्ज बॉडी है। अब ये चार्ज बॉडी मान लेते हैं कैसी आपकी है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है। ये आपकी निगेटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, और एक हम लेते हैं आपकी अनचार्ज बॉडी। ठीक है, अनचार्ज बॉडी कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। इसको और क्या बोल सकते हैं हम, न्यूट्रल बॉडी। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। या आप बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नंबर में इसमें निगेटिव चार्जेस भी होंगे, है ना। तो न्यूट्रल बॉडी हमेशा कैसी होती है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो, तो हमने एक चार्ज बॉडी ली और एक अनचार्ज बॉडी ली। ठीक है, और हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में क्या किया, टच कराया। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में जब हम टच कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये आपका चार्ज बॉडी और ये आपकी ये न्यूट्रल बॉडी। इसको मान लेते हैं बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है, तो बॉडी बी है। तो जब आप इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होगा इनका, तो क्या होगा, कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ से इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा, कुछ और क्या होंगे, चार्जेस क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। और थोड़ी देर बाद इनको क्या करो, आप क्या कर दो, सेपरेट कर दो। क्या कर दो, सेपरेट करोगे तो क्या होगा आपका, ठीक है। हमने क्या किया, दो बॉडी ली, एक आपकी चार्ज बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी, और दोनों बॉडी को हमने क्या किया, डायरेक्ट कांटेक्ट, दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट किया। इट मीन्स दोनों को हमने एक दूसरे को टच कराया, तो क्या होगा, कुछ चार्ज आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना।
तो और थोड़ी देर बाद उनको क्या कर दो, सेपरेट कर दो। क्या कर दें हम, सेपरेट कर देंगे। तो आप देखोगे कि बॉडी ए में भी आपका कैसा चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और बॉडी बी में भी आपका क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो दोनों बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर ये दोनों बॉडी का शेप, इन दोनों बॉडी का शेप, साइज, और ये दोनों बॉडी सेम मटेरियल से बने हुए हैं, ये दोनों बॉडी सेम मटेरियल से बने हुए हैं, तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑन दीज टू बॉडी। सो द चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड on these two bodies। अगर इनका शेप, इन दोनों बॉडी का शेप, ओके, इन दोनों बॉडी का साइज, और ये दोनों बॉडी सेम मटेरियल से बने हुए हैं, सो द चार्ज जो होगा वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या था, कंडक्शन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमारी नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम क्या करेंगे, एक हम लेंगे कोई, मान लेते हैं एक निगेटिवली चार्ज बॉडी ले लेते हैं। ओके, इस निगेटिवली चार्ज बॉडी को हम किसके पास रखते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी के पास रखते हैं। किसके पास रखते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी के पास। जब भी हम किसी एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को किसी एक न्यूट्रल बॉडी के पास में लाएंगे, ओके, अभी हमने डिस्कस किया था न्यूट्रल बॉडी कैसी बॉडी है, जिसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नंबर में क्या होंगे, इनमें नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास में लाया, तो हमें पता है कि इसमें कितने हैं, जितने आपके पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो इस एंड में आपका क्या प्रेजेंट हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्जेस, और इस एंड में आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस, है ना, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो यहां पे वो क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे आपका पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, है ना। क्या किया, कुछ नहीं, हमने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ली और एक न्यूट्रल बॉडी के पास में लाया। न्यूट्रल बॉडी में हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस उतने नंबर में नेगेटिव चार्जेस। तो ये नेगेटिवली आपकी चार्ज बॉडी है, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। तो इस एंड में आपको क्या दिखने लगेगा, पॉजिटिव चार्जेस, और इस एंड में आपको क्या दिखने लगेगा, नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, अच्छा, तो इस चीज को बोलते हैं चार्ज क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया है ना। जब चार्ज आपका यहां पे था और दोनों चार्जेस क्या हो गए, यहां से सेपरेट हो गए, तो आप इस चीज को क्या बोलते हैं, चार्ज क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। इस चीज को हम बोलते हैं चार्ज क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, या आप बोल सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया, और क्या बोल सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गए, है ना। या तो आप बोल सकते हैं चार्ज क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, या बोल सकते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे मान लेते हैं बॉडी ए है, अब हम यहां पे एक बॉडी बी लाएंगे। बॉडी बी भी कैसी है आपकी, कंडक्टर है और न्यूट्रल है। बॉडी बी कैसी है, कंडक्टर है बट क्या है, न्यूट्रल बॉडी। ये भी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे बॉडी बी को बॉडी ए के पास लाए तो यहां से जो आपका एक्सेस में आपके इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या हो जाएंगे, इधर आपके ट्रांसफर हो गए। ठीक है, अब क्या करो, इसको तो बॉडी ए के पास में रखो और बॉडी बी को यहां से क्या करो, सेपरेट कर दो। तो बॉडी ए पे आपको कैसा चार्ज दिखाई देने लगेगा, पॉजिटिवली चार्जेस। बॉडी ए कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट हो गई। और बॉडी बी पे कैसा चार्ज आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, अब नेक्स्ट मेथड चलते हैं, दैट इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट मेथड है आपकी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है आपका, आप ऐसा समझो कि मान लो आपके पास दो बॉडीज हैं और वो दो बॉडीज को आप क्या क्या कर रहे हो, रब्ड कर रहे हो, रगड़ रहे हो। तो क्या होगा, किसी एक बॉडी से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा दूसरे बॉडी में। ठीक है, तो हम लिखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में लिख सकते हैं, व्हेन टू बॉडीज आर rubbed together so the electrons transfer from one body to another, from one body to another। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ठीक है ना। और ये दोनों बॉडी कैसी है, अभी न्यूट्रल बॉडी है। मान लेते हैं न्यूट्रल बॉडी मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं इसमें अभी आपके हैं कितने, 10 प्रोटॉन, और इसमें आपके जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें हम मान लेते हैं ये भी कैसी न्यूट्रल बॉडी है, तो इसमें भी आपके क्या होंगे, मान लो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें भी मान लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 15, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये भी है 15। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन दोनों को क्या किया, रब किया। तो रब करने से क्या हुआ, मान लो बॉडी ए से क्या हो गया, आपके कुछ इलेक्ट्रॉन कहां हो गए, बॉडी ए से बॉडी बी में चले गए। ठीक है, मान लेते कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, लेट सपोज चले गए यहां से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो बॉडी ए में आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, 10 थे, 10 में से 4 चले गए। तो इसमें कितनी कमी हो गई, आप बोलोगे 6 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इस पे नेट चार्ज कैसे निकालोगे, इस पे नेट चार्ज कितना आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो
देखो पहले तो 10 थे ना, तो नेट चार्ज कितना होगा, इस पे 0 होगा, तभी तो बॉडी आपकी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। अब इस पे नेट चार्ज कितना होगा, देखो 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा 10 - 6 करो, कितना आ जाएगा 4। और ये 4 कैसा आ रहा है आपका, पॉजिटिव। तो ये वाली बॉडी कैसी आपकी दिखाई देगी, कि नेट चार्ज निकालना समझ में आ गया ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है और इसमें 10 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 - 6 करेंगे, कितना रिजल्ट आ रहा, +4। मतलब ये बॉडी कैसे बन जाएगी आपकी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये बॉडी आपकी कैसी हो जाएगी, बॉडी ए आपकी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 15 से ये क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 90। तो आप अगेन क्या करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 15 - 19 करोगे, कितना मिलेगा रिजल्ट आपको, -4। तो ये बॉडी कैसे आपको दिखने लगेगी, नेगेटिव चार्ज की तरह। इस बॉडी में आपको ये कैसी बॉडी दिखने लगेगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये आपकी थी मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज द कूलम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ ये बताता है आपका इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में बताता है। ओके हमें पता पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कैसा होता है आपका, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। निगेटिव निगेटिव के बीच में भी क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होगा आपका एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। एक मान लेते हैं +Q1 और एक आपका है +Q2, ठीक है। और ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस डिस्कस करते क्या होता है, मान लेते हैं ये दोनों चार्जेस सेंटर टू सेंटर जुड़े हैं और ये सेंटर टू सेंटर इनकी डिस्टेंस कितनी है, हम मान लेते हैं R है, ठीक है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है Q1 और इसको मान लेते हैं कि ये सेकंड बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है आपका Q2। दोनों चार्जेस कैसे हैं, सिमिलर नेचर के, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, पॉइंट चार्जेस हम उन्हें बोलेंगे, जैसे मान लेते हैं ये आपके चार्जेस है Q1 और Q2, तो इन Q1 Q2 का जो साइज है इनकी डिस्टेंस से क्या होता है, छोटा होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो मान लो ये दोनों का नेचर कैसा, पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो फर्स्ट वाला सेकेंड पे फोर्स लगाएगा इधर, तो इसे हम लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। किस पे लग रही है फोर्स, सेकेंड बॉडी पे। किसकी वजह से लग रही है, फर्स्ट बॉडी की वजह। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अच्छा सेकेंड वाला भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, किधर, इधर की तरफ, तो आप इसे लिखोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हमें पता है फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उनके पास डायरेक्शन भी होती है, इसलिए उनके ऊपर हमने क्या लगाया, एरो, कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा, ठीक है। हम यही बोलेंगे ना कि किसकी वजह से फोर्स लग रहा है आपका, सेकेंड बॉडी की वजह से लग रहा है फोर्स। किस पे फोर्स लग रहा है, फर्स्ट बॉडी पे। अच्छा कूलम ने एक और चीज बताई, कूलम ने बोला कि जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है, ये उसी लाइन पे लग रहा है जिस लाइन से ये दोनों चार्जेस क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, these forces acts along the line joining
these forces acts along the line joining of center of two charges. ये फोर्स हमेशा उस लाइन पे लगेगी जिस लाइन पे ये दोनों चार्जेस क्या हुए, जुड़े हुए। अच्छा, फोर्स तो आपकी ऐसे भी लग सकती थी, ऐसे भी लग सकती थी, पर कूलम ने बोला कि फोर्स कहां पे लगेगी, उस लाइन पे लगेगी जिस लाइन पे ये दोनों चार्जेस क्या हुए, जुड़े हुए। तो कभी भी फोर्स आप इधर और इधर शो नहीं करेंगे, फोर्स क्या करेंगे, इसी लाइन पे आप शो करेंगे जिस लाइन से ये दोनों चार्जेस क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा ओके। तो कूलम ने बताया कि फोर्स होगा आपका इस फोर्स कहां पे लगेगा, जिस लाइन से आपका दोनों चार्जेस जुड़े उसी लाइन पे आपकी फोर्स लगे। कूलम ने यह भी बताया कि ये जो फोर्सेस जो है आपका, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। ठीक है, ये फोर्सेस जो है वो कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड के हैं। तो हम लिखेंगे, अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू नेगेटिव फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना, क्योंकि वेक्टर में हम क्या लिखते हैं, साइन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कूलम ने बोला कि जो फोर्सेस है वो कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड के हैं, बट कैसे हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन में। देखो दोनों की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट है। ठीक है, अब बात करते कि फोर्स लग कितनी रही है ना। कूलम ने यह भी बताया कि चार्जेस का जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कितना होगा, वो भी बताया। तो उन्होंने बोला, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं ना, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू, क्योंकि दोनों फोर्स कैसे इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो मॉड ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू मॉड ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो ये एफ फोर्स लग कितनी रही है, एफ फोर्स हमने बोला कि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस पे। ये जो फोर्स जो लग रही है इन दोनों पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस पे। ये मान लेते इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड हम क्या बोलेंगे कि ये जो फोर्स जो लग रही है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस करते हैं यहां पे, इसको क्लीन करते हैं। तो हमने जब कंबाइन किया दीज टू इक्वेशन, तो फोर्स आपकी क्या निकल के आई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम क्या बोलें, के। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो ये के होता है, इस के को बोला जाता है कूलम्स कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कूलम्स कांस्टेंट। और इस के की एक पर्टिकुलर वैल्यू भी होती है, वो कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ होती है। कब ये के की वैल्यू लोगे, ठीक है, जब ये दो चार्जेस कहां पे प्रेजेंट होंगे, आपके एयर में होंगे। ठीक है, तब आपकी के की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10⁹। और इसकी यूनिट कैसे निकाल सकते हो, के की यूनिट देखो, के फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन लिखे तो आपका क्या होगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो कितना हो जाएगा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ये आपका आर स्क्वायर होता है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और Q1 और Q2 हमने बताया इसकी क्या होता है, आपका कूलम होता है, तो C इंटू सी लिखेंगे। तो इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। अच्छा, ये जो K की वैल्यू है ये वैरी करती रहती है,
ये मीडियम टू मीडियम आपकी क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, वेरी होगी। जैसे एयर में अभी आपकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अगर आपका मीडियम चेंज हो जाएगा तो के का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि जो फोर्स है वो क्या है, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली और यू कैन से दैट कि जो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड भी कर रही होगी, वो मीडियम पे भी डिपेंड कर रही होगी, डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्यों डिपेंड कर रही होगी फोर्स की वैल्यू, फोर्स क्यों डिपेंड कर रहा होगा मीडियम पे, क्योंकि आपका के की भी क्या है, के की वैल्यू क्या कर रही है, किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा, है ना। हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए, उन 2 पॉइंट चार्जेस के हमने बोला सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, r। तो कूलम्स ने बोला कि जो ये फोर्स है ना, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है और अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। तो ये फोर्स कितनी लगेगी, तो फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस। ओके, तो अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो हमारा कितना, F = K Q1 Q2/r²। K क्या होता है आपका, कूलम्स कांस्टेंट होता है। ओके, और ये K की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये 9 × 10⁹ कब लेंगे, जब ये तो चार्जेस कहां पे होंगे, प्लेस्ड आपके एयर में होंगे। ठीक है, ये इसको आप ये के की वैल्यू आप कितनी आ रही है, ये कब लेंगे, जब चार्जेस आपके कहां पे प्लेस्ड होंगे, या तो एयर में आप बोल सकते हो, यहीं पे लिख देता हूं, या तो आपका चार्ज कहां पे प्लेस्ड होगा, एयर में, या तो आपका चार्ज कहां पे प्लेस्ड होगा, आपका वैक्यूम में। ठीक है, तो आप बोल सकते कि आपका चार्ज अगर एयर और वैक्यूम में प्रेजेंट होगा तो के की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹। अगर के की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो देखो, अगर क्या हो रहा है कि मीडियम टू मीडियम के की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, आपका चेंज होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स है इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीडियम। ये फोर्स जो होगा वो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा इसको क्लीन करते हैं, थोड़ा सा के बारे में और डिस्कस करते हैं, कूलम्स कांस्टेंट के बारे में। तो हमने देखा कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 2 चार्जेस पे आपका कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा था, F = K Q1 Q2/r²। ओके, अच्छा, और ये हमेशा कूलम्स लॉ किस पे वैलिड होगा, आपका अगर आपका पॉइंट चार्ज होगा तभी आप क्या लगा सकते हो, उस पर कूलम्स लॉ लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा, पॉइंट चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज होता है। अच्छा, अभी हमने बोला कि ये जो के रहता है, के को बोला जाता है कूलम्स कांस्टेंट, और ये के की वैल्यू क्या होती है, मीडियम टू मीडियम क्या होती है, वेरी होती रहती है। ठीक है, अगर आपका के की वैल्यू चेंज हो रही है तो आपका फोर्स भी क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। मीडियम चेंज करोगे, अगर अभी एयर में रखे हैं तो आपका फोर्स कुछ और मिलेगा, है ना। मान लो इन 2 चार्जेस को आपने किस में रख दिया, वाटर में रख दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये के जो होता है ये आपका होता है 1/4πε होता है। ये के का जो होता है वैल्यू होती है 1/4πε होता है। ये एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, ये जो आपको ई जैसा लग रहा होगा इसे बोला जाता है एप्सिलॉन। और ये बेसिकली क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द परमिटिविटी होता है किसी मीडियम की, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अच्छा, ये मीडियम की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मान लो आपका चार्ज कहां पे प्रेजेंट है, इफ द चार्ज is present in air और वैक्यूम, तो ये जो एप्सिलॉन है इसको हम लिखेंगे 1/4πε0। तो एप्सिलॉन क्या हो जाता है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है, ओके, 1/4πε0। ओके, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एयर के केस में होती है, एयर और वैक्यूम के केस में हम लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 8.8
85 इंटू 10⁻⁻12 और ये इसकी यूनिट कितनी होती है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जितनी, अच्छा शायद ये आपका कैमरे में नहीं आ रहा, इसको हम ऊपर कहीं लिख देते हैं, ठीक है। जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमेशा ये दैट इज कॉल्ड द परमिटिविटी। तो एयर के केस में हम इसे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। फॉर एयर एंड वैक्यूम के केस में ये परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और ये जो परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है एयर की, ये सबसे मिनिमम होती है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू होती है सभी मीडियम से। इसके अलावा जो भी आप मीडियम लोगे उसमें जो परमिटिविटी की जो वैल्यू होगी इससे ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होती। तो जितने भी मीडियम उन सभी मीडियम में से जो एयर की जो परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मिनिमम होती है। और बाकी मीडियम में जो परमिटिविटी की वैल्यू होगी वो इससे क्या होगी, ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां पे ये के की वैल्यू यहां पे अगर मान लो ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यहां पे के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए क्या हो रहा है। तो क्या होगा कि F इक्वल टू हम लिखेंगे K की जगह, अगर आपका चार्जेस कहाँ पे प्लेस्ड है एयर में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आप देखोगे कूलम्ब्स लॉ को ऐसे भी लिखा गया है, ठीक है। तो देख अगर इसमें हम हमारी परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, मान लो अभी एयर है तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी। मान लो अभी ये परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम हो गया, लेट सपोज कोई मीडियम आ गया, मान लो इन दो चार्जेस को हमने एयर से हटा के किसी और मीडियम में रख दिए, तो क्या होगा, परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स देखना है तो दो चार्जेस को कहां पे रख दो, प्लेस कर दो, एयर में रख दो। क्यों, क्योंकि उसकी परमिटिविटी ऑफ जो एयर होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो फोर्स कितना होगा आपका, मैक्सिमम। और यही दो चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में रख दोगे तो क्या होगा, आपका परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। तो अभी हमने बात की थी परमिटिविटी के बारे में, ओके। अब हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी आपको क्या बताता है कि रिलेटिव परमिटिविटी कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर से कितने गुना ज़्यादा है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल है एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है आपका, किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर। आपको हर मीडियम की परमिटिविटी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एयर की परमिटिविटी दिया है और रिलेटिव परमिटिविटी आपको दिया है तो हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि क्या होती है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, that is the permittivity of any medium with respect to air. Permittivity of any medium with respect to air permittivity. Air permittivity हम किससे शो करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला बन जाता है, या तो आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम, ओके। आपको यह बताता है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर से कितने गुना ज्यादा है, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर दिया है, लेट सपोज आपका है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 84। अब आपको क्या वाटर की परमिटिविटी फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ये एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ओके, एप्सिलॉन नाम यहाँ पे आपका क्या हो गया, बेसिकली वाटर है, तो हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं W। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, या एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन R आपको रिलेटिव परमिटिविटी दिया कितना है 84 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। आप बोल सकते हो कि जो परमिटिविटी ऑफ वाटर है ना, वो एयर के रिस्पेक्ट में कितने गुना ज़्यादा है, 84 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, परमिटिविटी ऑफ वाटर, जो परमिटिविटी है वाटर की, है ना, वो हम एयर के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं कितने गुना ज़्यादा है, 84 टाइम्स ज़्यादा है। 84 टाइम्स ज़्यादा है किससे, एयर की परमिटिविटी से। ओके, तो ये आपका टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन द कूलम्स लॉ। आपको क्वेश्चन दिया है 2 point charges are separated by a distance d, repel each other with a force of 4 Newton. Okay, if the distance between them is 2d, then force will become। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास 2 point charges हैं और 2 point charges के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d, ठीक है, और उन दोनों चार्जेस पे कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन का, 4 न्यूटन का। आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम डिस्टेंस को चेंज कर दें, कितना, 2d कर दें, ओके, डबल कर दें डिस्टेंस, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है आपका Q1 प्लस Q1 और एक आपका है प्लस Q2। इन दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हमारे पास है, d। इन दोनों पे फोर्स कैसा लग रहा है, रिपल्शन फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस की बीच की डिस्टेंस क्या कर दूं, डबल कर दूं, ठीक है। इन दोनों की चार्जेस की बीच की डिस्टेंस क्या कर दें, हम डबल कर दें, दैट इज 2d, तो आपकी फोर्स कितनी आएगी, ठीक है। तो हमें ये F हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 बाय d स्क्वायर। ये फोर्स हमें कितनी मिल रही है, इन दोनों चार्जेस पे कितनी फोर्स लग रही है, 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाय d स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर डिस्टेंस डबल कर दिए तो फोर्स कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लगाते हैं, क्या होगा, K Q1 Q2 बाय अपॉन d स्क्वायर। अब यहाँ पे d स्क्वायर या मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है आपकी 2d, तो हम 2d का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 2d का स्क्वायर किए तो 2d का स्क्वायर करोगे तो 2 2 4 हो गया और नीचे आ गया आपका d स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाय 4d स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कि K Q1 Q2 बाय d स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4। ये यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, K Q1 Q2 बाय d स्क्वायर की जगह हम रख देते हैं 4। तो आपका F डैश देखो कितना हो जाएगा, F डैश हो जाएगा 4/4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 न्यूटन। तो डिस्टेंस डबल करने से हमारी फोर्स कितनी आ रही है, 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस है, एक्सर्ट ऑफ फोर्स कितना लग रहा है दोनों पॉइंट चार्जेस पे, F फोर्स लग रही है ऑन ईच अदर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड, बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है कितनी कर दे रहे हैं, हम ट्रिपल कर दे रहे हैं, और दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो आपको बतानी कि न्यू फोर्स कितनी होगी, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है प्लस Q1 और एक है हमारे पास प्लस Q2, ठीक है। इन दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है हमारे पास, R है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या लिखेंगे, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आपकी फोर्स कितनी लग रही, F फोर्स लग रही इन दोनों पॉइंट चार्जेस पे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है
कि क्या करो, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दो, ट्रिपल कर दो, 3 टाइम्स कर दो, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या कर दो, डबल कर दो। तो आपकी जो न्यू फोर्स होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ये हमारा पॉइंट चार्ज Q1 और एक हमारा पॉइंट चार्ज Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया कितनी हो गई हमारी, ट्रिपल हो गई। मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज 3R। और साथ में क्या बोल रहे हैं कि इनका मैग्नीट्यूड भी क्या कर दो, आप डबल कर दो। तो ये इसको हम लिख देते हैं 2Q1 और ये आपका कितना हो जाएगा 2Q2। तो आपको बताना है कि फोर्स कितनी आएगी। तो हमने माना फोर्स कितनी है हमारी F'। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू चार्जेस है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो हम लिखेंगे K, मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है 2Q1, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 2Q2, और डिस्टेंस का क्या है 3R। तो 3R का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो गया, 2 2 या आपका 4 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 4K/Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे डिस्टेंस का क्या स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9, और ये आपका आ जाएगा R²। ठीक है, अब यहाँ से देखो K/Q1 Q2 बाई R², के कितनी फोर्स लग रही है, F फोर्स लग रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना हो जाएगा इसकी जगह, तो हमारा F' कितना आ जाएगा 4/9 F आ जाएगा। दैट इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना दिया आपको 1 नैनो कूलम, और वो कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। आपसे बोल रहा है कहाँ पे प्लेस्ड है, वैक्यूम में। ठीक है, ओके, आपसे पूछा है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। आपको इन दोनों के बीच में क्या निकालनी, फोर्स निकालनी, कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक है आपका Q1 और एक आपका पॉइंट चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 1 नैनो कूलम, और इस पे भी कितना दिया 1 नैनो कूलम, और दोनों चार्जेस कहाँ पे रखे हैं आपके वैक्यूम में। ठीक है, तो K की वैल्यू यहाँ पे आप क्या ले लोगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो हम लिखेंगे F = K/Q1 Q2 बाय R²। डिस्टेंस हम मान लेते कितनी हमारी है, दैट इज R = कितनी 3 सेंटीमीटर। तो F = हम लिखेंगे K की वैल्यू पुट कर देते, K की वैल्यू वैक्यूम में कितनी होती है 9 × 10⁹। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम 1 नैनो कूलम को किस में चेंज करेंगे, कूलम में। तो 1 नैनो कूलम को अगर कूलम में चेंज करना तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁹ से। तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, आपका कूलम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 10⁻⁹। इसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा 1 नैनो कूलम, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना 1 नैनो कूलम। तो 1 नैनो कूलम को अगेन किस में चेंज कर देंगे, कूलम में। तो लिखेंगे 1 × 10⁻⁹ अपॉन, यहाँ पे डिस्टेंस आपकी कितनी दी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो इसको भी चेंज कर देंगे इसमें मीटर में। तो कितना हो जाएगा 0.03 मीटर। तो इसको लिखेंगे 0.03 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, आपका 10⁻⁹ यहाँ पे और 10⁻⁹ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका 10⁻18। तो ये हो जाएगा 9 × 1 हो गया आपका 9, और ये हो जाएगा 10⁹ × 10⁻18। ठीक है, इसको हम देखेंगे तो क्या हो 0.03 का स्क्वायर, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3 / 1 2 3 4। कितने जीरो आ जाएंगे आपके 4 जीरो। ये आपका 10⁻9 है, 10⁻18, तो ये हो जाएगा 10⁻9, और इसको हम आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये आपका 4 जीरो तो ऊपर जाएंगे 10⁻4 हो जाएगा, तो 3 × 10⁻9 × 10⁻18 हो जाएगा 10⁻9। ये आपका 4 जीरो ऊपर आया तो ये हो जाएंगे 10⁻4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 × 10⁻9 - 4 करेंगे कितना आ जाएगा -5 न्यूटन। दैट इज आंसर।
ओके ओके, एक मिनट, ये 3 का स्क्वायर भी करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 आपका, क्योंकि 0.03 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 डेसिमल हटे तो आपके 4 0 है। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻4। तो ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्या हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 10⁻⁵ न्यूटन आ जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू।